अमंगल हालात को मंगल बताने की कोशिश बिहार राज्य में की गई। आपके बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री हैं वहां पर मंगल पांडे। बताइए ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा बिहार में क्यों किया गया मौत के आंकड़ों को लेकर, डॉक्टर संबित। देखिए कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं। अभी मैं सुन रहा था कि बताया जा रहा था कि एक दिन में इतनी आंकड़े में बढ़त कैसे हो गया। ये एक दिन का एक्सरसाइज नहीं है। 20 दिनों में कमेटी गठित करके बिहार की सरकार ने 38 जिलों में उन्हें भेजा और उन्हें कहा कि जो जो मौत के आंकड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स और इन ट्रांजिशन डेथ में छूट गया है, जिनको लाते समय जिनकी मौतें हुई हैं हॉस्पिटल, उन सबको जोड़ के देखा जाए। क्यों देखा जाए और क्यों ये आंकड़े अभी चाहिए? ताकि नीतीश कुमार जी ने जो ये निर्णय लिया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है कोरोना के कारण, उनको 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा सके। मुझे लगता है सेल्फ ऑडिट करके, किसी के द्वारा डिमांड नहीं था, अपने आप ऑडिट करके जो बिहार की सरकार ने किया है, दिल्ली सरकार को, बंगाल की सरकार को भी वही करना चाहिए। रैंकिंग अगर सुधारनी होती तो ऑडिट क्यों करवाते? पड़े रह देते 17 में पे, 12वें पे आने की जरूरत क्या है? 4000 लोगों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दे दिया गया। कहीं से मौत तो कॉम्पनसेट हम नहीं कर रहे, लेकिन एक मदद देने की कोशिश है। अहमद, मुझे तो आश्चर्य लगता है जब लोग डेटा बिहार के बारे में वो लोग कहते हैं, यहाँ 10 साल पहले 15 साल पहले बिहार में कोई डेटा क्या होता है जानता ही नहीं था। ये लोग बोल रहे हैं बिहार सरकार डाटा छुपा रही है। क्या डाटा छुपाएंगे हम लोग तो दुखी है कि 9000 मौतें हो गई। ये भी नहीं होनी चाहिए थी। नेता प्रतिपक्ष ने लगातार इस बात को कहा कि सरकार फर्जी डाटा आंकड़ा दे रही है। पिछली बार कोरोना जांच घोटाला भी इसी बिहार सरकार के अंदर हुआ था। इस बार कोरोना के मौत का घोटाला सामने आया है। ये सरकार का तो ऐसा कारनामा चित्रा जी आया, राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में मुर्दा को जिंदा और जिंदा को मुर्दा किया गया। ये सरकार का ये कारनामा है। अब जब सरकार ही फर्जी है तो ये फर्जी डाटा आंकड़ा ही देगी। इससे ज्यादा की उम्मीद हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये मौत केवल 9000 नहीं है। अगर सही मायने में बिहार सरकार ईमानदारी से जांच कराए तो लाख से ऊपर मौत हुआ है बिहार में। और ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, अभी नीति आयोग ने अपना बेसलाइन रिपोर्ट जाहिर किया है, अपना ले आया है सारे स्टेट का। पिछली बार भी 28 राज्यों में बिहार स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में 28वें स्थान पर था। और इस बार भी जो बेसलाइन रिपोर्ट है वो सबसे फिसड्डी राज्यों में अंतिम स्थान पर बिहार है। गहलोत जी ने पूरी ताकत अपनी मुट्ठी में रखी हुई है। हाँ मैडम, जो भी अभी तक राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं उसमें रिटायर्ड अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है, जिससे कांग्रेस का कार्यकर्ता मायूस हुआ है। और विशेषकर जो हम बात बार बार में कर रहे हैं, जो सचिन पायलट ने जो अपनी बात कही है, वो बात यही कही है कि वो यहाँ पर 6-7 साल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने, जब हम विपक्ष में थे, जब सड़कों के ऊपर थे, तब यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बेरोजगार छात्र आते थे, डेलीगेशन आते थे। उनसे वादा किया था उस समय सचिन पायलट जी ने कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो सत्ता में आने के बाद में हम लोग आपका ये काम कराएंगे या आपका जो इशू है उसको शॉर्ट आउट कराएंगे। आज वो इशू शॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं। लोग उनसे जवाब मांगते हैं कि आपने वादा किया था जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, तो उसका जवाबदेही कौन है? इन बातों को भी आलाकमान अभी तक गंभीरता से नहीं ले रहा कि सचिन पायलट जी अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का ये टाइटैनिक जहाज, इसको डूबने से कोई रोक ही नहीं सकता। और इसकी वजह क्या है? इनके पास नेतृत्व, कैप्टन तो है नहीं। दूसरी तरफ विचारधारा, क्या दिशा होनी चाहिए, इनके जीपीएस भी खराब हो चुका है। और संगठन तो है ही नहीं, मंजिल इनको पता नहीं कहां जाएगा। तो ये शिप तो डूबेगा ही, ये टाइटैनिक डूबेगा ही। और एक बात बताइए अंजना जी, कोई भी राजनीति में इसलिए आता है कि वो देश की सेवा कर सके, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उसका आत्मसम्मान बना रहे और योग्यता के अनुसार उसे पहचाना जाए। और रोशनी, प्रकाश का एक ट्रेट है, चरित्र है कि वो वायरस जो होता है ना, चाहे निकम्मेपन का ही क्यों ना हो, उसको मार देता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अगर कोई राहुल गांधी से ज्यादा चमक गया, अगर प्रकाश फैला दिया, तो उसको मरना ही पड़ेगा। सचिन पायलट जी के साथ जरूर थोड़ी नाइंसाफी हुई थी जब उन्हें
मुख्यमंत्री बनना था और उनकी जगह अशोक गहलोत जी बने। दूसरी बात, सचिन पायलट जी बगावत नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात, जो कमेटी बनी थी उन्होंने जो कमिटमेंट्स किए थे वो पूरे होने चाहिए, ये मैं भी कह रहा हूं और पार्टी का हर वरिष्ठ नेता कह रहा। चौथी बात जो कहना, आपका जो सवाल है, आप जो घुमा के पूछना चाहती हैं, मैं उस बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस तरह कल का कार्यक्रम दौसा का सचिन पायलट जी ने रद्द किया है, तो निश्चित जान लीजिएगा कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से कोई इशारा हुआ होगा और सचिन पायलट जी कांग्रेस परिवार के एक अहम सदस्य हैं और वो उनकी मांगें या उनकी शिकायतें या उनका जो पीड़ा है, उनका जो दिल का दर्द है, उसको कांग्रेस नेतृत्व उसका इलाज करेगा। सचिन पायलट जैसे जनाधार वाले व्यक्ति की कांग्रेस पार्टी में उनकी अनदेखी होगी, उनको नहीं सुना जाएगा, तो जो आम जनता है, आम वर्कर है, उनमें अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। भारत में अब तक के वैक्सीनेशन के हाइलाइट्स को बताते हैं। भारत में अब तक 24 करोड़ 27 लाख से अधिक वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। इनमें से पहली डोज 19 करोड़ 54 लाख से अधिक है और दूसरी डोज 4 करोड़ 72 लाख है। 9 जून को देश में 33 लाख 79 हजार से ज्यादा डोज लगाई गई। जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगी, उनमें 60 साल से ऊपर की आबादी 32.4% है। 45 से 60 साल के बीच 41.2% आबादी को कम से कम एक डोज टीका लगा है। वहीं 18 से 44 साल के बीच की 26.4% आबादी को एक डोज लग चुका है। भारत का कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी को शुरू हुआ। पहले फेज में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाने की मुहिम चली। फिर 45 साल से ऊपर के लोगों को टीके लगाने की मुहिम चली। 1 मई से भारत 18 साल से ऊपर सभी लोगों के टीकाकरण की शुरुआत कर चुका है। भारत के टीकाकरण अभियान के करीब 6 महीने हो रहे हैं, लेकिन भारत की 10% आबादी भी दोनों डोज के साथ सुरक्षित नहीं हो सकी है। भारत के टीकाकरण की रफ्तार को समझने के लिए बीते 7 दिन के टीकाकरण का औसत देखते हैं। बीते 7 दिनों में भारत में 29,26,000 की औसत से रोजाना टीके लगे हैं, जबकि इन्हीं 7 दिनों में चीन में 1 करोड़ 89 लाख से अधिक टीके रोजाना लग चुके हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कम से कम 75% आबादी को टीका लगेगा, तभी हर्ड इम्यूनिटी यानी वायरस का सामना करने की क्षमता समाज को हासिल हो सकेगी। वैक्सीनेशन की मौजूदा रफ्तार से चीन को हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने में 2 महीने लगेंगे, जबकि भारत को कम से कम 20 महीने। भारत के मुकाबले अमेरिका में बीते 7 दिनों में लगभग 1/3 टीके ही लगे। अमेरिका ने 7 दिनों में 10,74,000 की औसत से हर रोज कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई, लेकिन टीकाकरण का अपना अभियान अमेरिका पहले ही तेजी से आगे बढ़ा चुका है। उसकी आबादी भी भारत से काफी कम है और उसे अब हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने में अगले 5 महीने ही लगेंगे। ब्रिटेन की आबादी तो और ज्यादा कम है, लेकिन उसने बीते 7 दिनों में 5,12,000 टीके रोजाना लगाए हैं। ब्रिटेन की चुनौती भारत के मुकाबले कई गुना कम है। ब्रिटेन अगले 2 महीनों में हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने लायक टीकाकरण कर लेगा। भारत की तरह विकासशील देश ब्राजील के सामने भी वैक्सीनेशन की चुनौतियां हैं। ब्राजील ने बीते 7 दिनों में 7,73,000 की औसत से टीके लगाए, लेकिन फिर भी भारत के मुकाबले सिर्फ आधे समय में यानी 10 महीनों में ही हर्ड इम्यूनिटी ब्राजील में हासिल हो जाएगी। और यह सब इस वजह से भी है कि सबकी जनसंख्या नियंत्रण में।